नमस्कार, मेरा नाम है श्यामानंद महापात्र एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंपीट। सिंस ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो मैं आपके कुछ 60 सेकंड्स लूँगा आपको ये समझाने के लिए कि इस चैनल में हम बेसिकली पढ़ाने क्या वाले हैं। सो रिसेंटली आपने अभी रिसेंट एग्जाम्स में आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि जो आपकी जीएस पार्ट है, जो जनरल स्टडीज़ की पार्ट है, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर, वो एक डिसाइडिंग बन चुका है आपका एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं। मतलब आज के डेट में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इंग्लिश कई हद तक हर कोई बच्चा कर लेता है, बट जीएस जो ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करता है एंड विथ एक्यूरेसी अटेम्प्ट करता है, तो उसके पेपर निकलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। एंड जो जीएस का पार्ट है ना, ये आज के डेट में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता। आपको अगर जीएस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। सो इट्स अ स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड, ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि आपका जीएस, जो जीएस का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, वो मैं दे सकूं आपको। एंड इस चैनल में हम बेसिकली सिर्फ जीएस ही पढ़ेंगे, नो करंट अफेयर्स एंड नन ऑफ दिस, सिर्फ जीएस। क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे सोर्सेस है यूट्यूब पे, बट एक डेडिकेटेड चैनल फॉर सिर्फ जीएस, दैट इज जनरल स्टडीज, बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में हम सिर्फ जीएस की ही पढ़ाई करें, एंड अनलेस एंड अनटिल कोई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हो जिसके बारे में आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं वो पढ़ा दूंगा यहाँ पे। बट अनलेस एंड अनटिल हम सिर्फ जीएस ही पढ़ेंगे इस चैनल में। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ हम करने क्या वाले हैं। तो हम पर वीक 2 या 3 मिनी मैराथन्स लाएंगे इधर, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे एंड आपका टच भी बना रहे जीएस में। एंड इससे होगा क्या कि आपको रटनी नहीं पड़ेगी चीजें, क्योंकि देखो रट के कोई फायदा है नहीं, वो सेम क्वेश्चंस आएंगे ये जरूरी नहीं। आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपका रिवीजन भी होता रहे, एंड आपको बस करना यही है कि आपको एक आदत डालनी पड़ेगी कि मेरे को हर हफ्ते जीएस की वीडियोस देखनी है, एंड उससे जो भी सामने वाला बोल रहा है वो बस सुननी है एंड समझनी है। ठीक है। एंड हाँ, एक और बात, हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराएंगे ना, वो मोस्टली पीवाईक्यूज होंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो यूपीएससी का हो गया, स्टेट पीसीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया, या अदर स्टेट एग्जाम्स के हो गए। तो हम पीवाईक्यूज क्वेश्चंस उठाएंगे एंड उस एक क्वेश्चन के प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जो भी उसके रिलेटेड फैक्ट्स है वो जानेंगे। ठीक है। बस इतना ही बताना था, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। विच इज नोन एज व्हाइट पगोडा, इनमें से किसको व्हाइट पगोडा बोला जाता है? पहली बात तो ये जो वर्ड पगोडा है ना, ये यूरोपियंस के द्वारा यूज किया जाता था। पहले यूरोपियंस कौन आए थे हमारे देश में? हमारे देश में पहले आए थे पोर्तुगीज, एंड सबसे लास्ट में जाने वाले भी यही थे। ठीक है, आए थे 1498 में। कौन आया था पहले? वास्को डी गामा, है ना। वास्को डी गामा आया था। बट उससे पहले ना एक और इंसान, बार्तोलेमू डियास, ठीक है, ये इसको पहले भेजा गया था उनके जो भी मोनार्क थे उस टाइम पे, बार्तोलोम्यू डियास को। बट ये कभी पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, ये बार्तोलोम्यू डियास जो थे ना, ये कभी पहुंच नहीं पाए थे। एंड जो वास्को डी गामा था वो पहले इंडिया पहुंचा था। एंड ये कौन से रास्ते से आया था? ये आया था केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, है ना। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। चलो, इतना काफी है। चलो, अब इसका आंसर पहले मार्क करते हैं। इसका आंसर होगा पुरी जगन्नाथ टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? जो कि उड़ीसा में है। ठीक है ना। हमारे हिंदू धर्म में ना 4 धाम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जैसे कि नॉर्थ में तुम्हारा हो गया बद्रीनाथ। ठीक है। तो साउथ में हो गया तुम्हारा बद्रीनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड में। साउथ में हो गया तुम्हारा रामेश्वरम। ये कहाँ पे है? ये है तुम्हारा तमिलनाडु में। ईस्ट में हो गया तुम्हारा जगन्नाथ टेम्पल। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। एंड वेस्ट में हो गया तुम्हारा द्वारका। ये कहाँ पे है? ये है तुम्हारा गुजरात में। एंड ये जो 4 धाम का कॉन्सेप्ट है ना, ये दिया था आदि शंकराचार्य जी ने। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी ने दिया था। एंड हाँ, और हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन बी में। ठीक है,
कोणार्क टेम्पल, हाँ, आदि शंकराचार्य जी का बर्थ प्लेस कहाँ पे है? केरला। ठीक है, इन्होंने 4 मठ भी एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, ये जो 4 धाम है ना जहाँ पे, वहाँ पे इन्होंने 4 मठ भी एस्टेब्लिश किए थे। जैसे उत्तराखंड में हो गया, उड़ीसा में हो गया, तुम्हारा गुजरात में हो गया, तमिलनाडु में हो गया। यहाँ पे 4 मठ एस्टेब्लिश किए थे जहाँ पे ये 4 धाम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कोणार्क टेम्पल। ठीक है, कोणार्क टेम्पल को हम बोलते हैं ब्लैक पगोडा। ठीक है, एंड ये बनाया किसने था? ये बनाया था नरसिम्हा देवन, नरसिम्हा देव। ये कौन से डायनेस्टी के रूलर है? ये है तुम्हारे गंगा डायनेस्टी। ठीक है, गंगा डायनेस्टी के रूलर है। एंड ये जो कनाक टेम्पल है ना, ये सन टेम्पल है। ये भी तुम्हारा उड़ीसा में है। ठीक है, एंड हाँ, एंड ये बना था तुम्हारा 13th सेंचुरी में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है देखो, धौलीगिरी। अ, इसको हम बोलते हैं पीस पगोड़ा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीस पगोड़ा। एंड ये ना एक जैनिज्म का टेम्पल है। ठीक है, जैनिज्म का टेम्पल है, एंड ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया है लिंगराज टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये भी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। एंड ये एक शिव टेम्पल है। ठीक है, ये एक शिव टेम्पल है। एंड इसको ये टेम्पल को बनाया किसने था? इस टेम्पल को बनाया था जजाति केसरी। ठीक है, जजाति केसरी कौन से वंश के राजा है? ये सोमवंशी, सोमवंशी डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, इसको पहले तो ये 1161 में बना था, 1161 एडी में। एंड इसको बनाया शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया था अंतवर्मन, अंतवर्मन चोड़गंगादेव। ठीक है, अंतवर्मन चोड़गंगादेव। ये कौन सी डायनेस्टी का है? गंगा डायनेस्टी। ठीक है, एंड गंगा डायनेस्टी, एंड गंगा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था ना उड़ीसा में, इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ उड़ीसा आर्किटेक्चर। ठीक है, बस इतना याद रखो, काफी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे वही है देखो, नॉर्थ में तुम्हारा हो गया बद्रीनाथ उत्तराखंड में। यहाँ पे हो गया तुम्हारा वेस्ट में द्वारका, ईस्ट में हो गया तुम्हारा पुरी, एंड साउथ में हो गया तुम्हारा रामेश्वरम तमिलनाडु में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का पतन के पीछे क्या कारण थे? ब्राह्मण्स रिवोल्ट, अशोका's pacifist policy towards administration, ड्यू टू अशोका's wish to capture सीलोन। सीलोन मतलब अभी का तुम्हारा श्रीलंका। ठीक है, वीकनेसेस ऑफ अशोका सक्सेसर, बताओ क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन में ना हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मान लो हमको नहीं पता इसका आंसर। ठीक है, बट हम लॉजिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसके लिए बस तुमको एक चीज पता होना चाहिए। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग वार लड़ा था। ठीक है, एंड उसके बाद आफ्टर द ब्लड शेड, मतलब इतने सारे हिंसा के बाद, वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, बस इतना पता है, इतना पता होना चाहिए। एंड उन्होंने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली थी। ठीक है, बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे एंड पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली थी। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ अब। ठीक है, जब एक इंसान पैसिफिस्ट हो जाता है, ठीक है, पैसिफिस्ट हो जाता है, मतलब वो इंसान जब, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपांशनरी पॉलिसी नहीं रखता, मतलब अटैक नहीं करता, पैसिफिस्ट हो जाता है, तो उस पे वीकनेस, तो फिर मतलब उसका मतलब क्या है? वो वीक है अभी। तो जब तुम्हारा दुश्मन वीक होता है, मतलब उस टाइम पे राजा महाराजा के टाइम पे जब दुश्मन वीक होता है ना, उसी टाइम पे अटैक करते थे। ठीक है, तो रिवोल्ट तो होगा ही, ब्राह्मण्स रिवोल्ट। वीकनेस, अभी वीक है, तो रिवोल्ट तो होगा। पहला ऑप्शन हो गया तुम्हारा। अशोका स्पेसिफिस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली पेसिफिस्ट पॉलिसी उन्होंने अपना ली थी 261 बीसी में। अशोकाज विश टू कैप्चर सीलोन। देखो, एक बात ये है, ठीक है, जब तुम्हारा डायनेस्टी डिक्लाइन हो रहा है, जब तुम्हारा घर ही उजड़ रहा है, तुम बाहर थोड़ी मकान देखने जाओगे भाई कि मेरे को और एक नया मकान लेना है। नहीं जाओगे ना। जब तुम पे अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, डिक्लाइन, डिक्लाइन दिया है, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। जब एक डायनेस्टी डिक्लाइन हो रही है, तो वो कोई नई जगह कैप्चर करने थोड़ी जाएगा, वो तो पहले अपना घर बचाएगा ना। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ड्यू टू अशोकाज विश टू कैप्चर सीलोन। एंड लास्ट चीज ये है कि मान लो अभी अशोक, ठीक है, अशोक के बाद जो भी अ, अशोक के बाद जो भी राजा आएंगे, ठीक है, अ, अगर ये इंसान पैसिफिस्ट है, ठीक है,
ये इंसान पैसिफिस्ट है, तो इसकी विचारधारा ही तो फॉलो करेंगे वो लोग, जो भी इसके बाद आएंगे, जो भी राजा या फिर जो भी इनके सक्सेसर रहेंगे, वो यही पैसिफिस्ट पॉलिसी ही तो अपनाएंगे, है ना। कॉमन सी लॉजिक सी चीज है, लॉजिकल सी चीज है। तो वीकनेसेस ऑफ अशोका सक्सेसर, ये बिल्कुल होगा डिक्लाइन के पीछे का कारण। मैं तुमको यहाँ पे ना एक आयरॉनिकल चीज बताता हूँ। पहले ये क्रोनोलॉजी थोड़ा समझ लो। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आए तुम्हारे बिंदुसार, ठीक है। फिर आए अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के एक एडवाइजर थे, जिनको तुम सब जानते होगे, चाणक्य। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अष्टशास्त्र, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टशास्त्र। इन्होंने इसमें लिखा था कि अगर तुम टेरिटोरीज कैप्चर नहीं कर रहे हो, एंड तुमको अगर लग रहा है कि तुमने जितना कैप्चर किया है उतना कैप्चर करके तुम हमेशा रहोगे, एंड और टेरिटरीज एक्सपांड नहीं करोगे एंड बस उतना कैप्चर करके बैठ जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि जो टेरिटरी तुमने कैप्चर कर रखी है वो तुम्हारी रहेगी हमेशा। क्योंकि वहां से एक राजा आएगा कहीं से, ठीक है, कहीं से एक एम्पायर आएगा एंड वो तुम्हारी टेरिटरी छीन लेगा, क्योंकि तुमने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली। एंड इसका एक बहुत लॉजिकल सा रीजन यही है कि भाई, तुम अगर, क्या बोलते हैं उसको, इसको तुम थोड़ा और एक और वे से समझ सकते हो। हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है ना हमारी, यूएस से होती है, क्या बोलते हैं, उज्बेकिस्तान के साथ होती है, यूएस के साथ होती है, मंगोलिया के साथ होती है, ठीक है, फ्रांस के साथ होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए, कल को अगर वॉर हो गया तो हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्ड रहे। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो तुम कि अगर एक टेरिटरी है एक राजा की, एंड वो एक्सपांशन कर ही नहीं रहे, वो लड़ाई लड़ ही नहीं रहे, एंड वहां से एक राजा आ रहा है जो लड़ाई लड़ लड़ के आ रहे हैं, तो उसके सामने ये एम्पायर जो पूरी पेसिफिस्ट हो चुकी है वो तो टिक नहीं पाएगा ना। एक लॉजिकल सी चीज है, इनके पास ज्यादा प्रैक्टिस है, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस है ना। तो ये तो बहुत डीप चला गया मैं, बट इन जनरल तुम एक क्या बोलते हैं उसको, एजम्पशन लगा सकते हो। तो इसका आंसर देखो, लॉजिक से निकल गया ना। ब्राह्मण्स रिवोल्ट, अशोका's pacifist policy towards administration due to wish of to capture Ceylon, ये गलत हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन बन गया ABD, ठीक है। चलो ये तो चलो, तुम बस लॉजिक से कर सकते थे। चलो, मैच द फॉलोइंग: एम्पियर, वोल्ट, फराड एंड हेनरी। देखो, एम्पियर तो सबको पता है, करंट का है, ठीक है, करंट का यूनिट। तो ऑप्शन देखना है ये सब देखने के बाद। देखो, यहाँ पे 1B, 1A, 1D, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना आपके, या तो 4 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। वोल्ट भी सबको पता है, वोल्ट तो सबको पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का है ये। वोल्ट तो सबको पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का है ये, ठीक है। तो देखते हैं 2C, 2A, ये ऑप्शन बन गया आपका। ये भी नहीं होगा, ये बन गया आपका ऑप्शन। बाकी फराड हो गया आपका कैपेसिटेंस, जो कि डी, एंड हेनरी हो गया आपका इंडक्टेंस। एक चीज याद रखना, ये जो कैपेसिटेंस और ये इंडक्टेंस है ना, ये कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट मतलब जैसे हम इक्वेशन जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, ठीक है, तो हम लिखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। फिर हम लिखते हैं जैसे के बी, मतलब इक्वल्स, ये प्रोपोर्शनलिटी तोड़ने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जैसे इस केस में के कांस्टेंट। उसी तरह ये जो इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस है ना, ये कांस्टेंट्स है, ठीक है, ये याद रखना। व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, एक आर्टिकल हुआ करता था हमारा, आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल 31 है ना, इसको कर दिया गया आर्टिकल 300A, मतलब फंडामेंटल राइट से हटा के इसको कर दिया गया लीगल राइट, ठीक है। और ये जो 300 में कन्वर्ट किया गया है ना, इसको इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत किया गया था। एंड इस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, भी याद रखना। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970, 44th अमेंडमेंट एक्ट में ना और एक चीज होती है, इधर ना इंटरनल डिस्टर्बेंस को कन्वर्ट किया गया था आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है। वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये आर्म्ड रिवेलियन और ये क्या है इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखो, यहाँ पे जो आर्टिकल 352 लिखा है ना,
ये इमरजेंसी से रिलेटेड है एंड ये स्पेसिफिकली नेशनल इमरजेंसी है। इमरजेंसी हमारे देश में 3 तरह की है, ठीक है, 352, 356 और 360। ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये होता है आपका स्टेट इमरजेंसी, और ये होता है आपका नेशनल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, ये हमारे देश में कभी नहीं लगा, ठीक है, कभी नहीं लगा। हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, 1962, 1971 और एक आपका 1975। 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 आपका हो गया इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 1975 आपका हो गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब जिसको हम बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर है ना 1971 का, इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 368, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है अमेंडमेंट से, ठीक है। अमेंडमेंट अगर करना है संविधान में तो आर्टिकल 368 के तहत होता है। यहाँ पे लिखा गया है, देखो आर्टिकल 123, ये रिलेटेड है ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब 123 है, 2 को आगे ले जाओ, 213, ये रिलेटेड है ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर, ठीक है। बस which one of the following statement is wrong? इनमें से लिखित वाक्यों में से कौन सी वाक्य गलत है? यहाँ पे रॉन्ग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट करेक्ट। एग्जाम में रॉन्ग नहीं पूछेगा वो, ये नहीं देगा, ये वर्डिंग नहीं होगी यूज, नॉट करेक्ट पूछेगा, ठीक है। बच्चे मोस्टली लास्ट वाला पढ़ लेंगे, अच्छा करेक्ट भाई लगाएंगे चले आएंगे, बट इसको थोड़ा अच्छे से देखना। देखो आईएनसी के बारे में पूछा है, आईएनसी एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1885 में, किसके द्वारा? एओ ह्यूम। इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? डफरिन, इस नाम से याद रख सकते हो, डफर, ठीक है। देखो इसका पहला सेशन हुआ था 1885 में, कहाँ पे हुआ था? गोकुल तेजपाल कॉलेज, बॉम्बे। एंड इसमें ना 72 रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। जॉर्ज यूल वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू प्रिसाइड ओवर आईएनसी, ये बिल्कुल सही है। जॉर्ज यूल 1888 अलाहाबाद सेशन, पहले नॉन इंडियन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने प्रिसाइड किया था आईएनसी को। यहाँ पे लिखा है दादा भाई नारोजी वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बिल्कुल दादा भाई नारोजी ने ना 3 आईएनसी के सेशन को प्रिसाइड किया है। एक है आपका 1886, 1893 एंड 1906। ये वाला आपका कलकत्ता सेशन, ये आपका लाहौर, ये भी आपका कलकत्ता। ये वाला जो सेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना स्वराज पहली बार यूज हुआ था, स्वराज वर्ड फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, ठीक है। दादा भाई नारोजी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ना ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी अपने बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये वही है जिन्होंने, ये वही है जो फिन्सबरी से इलेक्ट हुए थे, कौन सी पार्टी से? लिबरल पार्टी से। कहाँ पे? इंडिया हाउस ऑफ कॉमन्स। ये कहाँ पे? लंदन में, ठीक है, लंदन में। यहाँ पे दिया है सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एंड हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पे गलती है, फर्स्ट वुमेन नहीं, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, क्योंकि फर्स्ट वुमेन तो थी यार एनी बेसेंट ना, और ये आयरलैंड से आई हुई लेडी थी। इन्होंने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था? 1917 का कलकत्ता सेशन। डी में तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। डी में लिखा है द लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज इन मीरठ। आईएनसी का सबसे जो लास्ट सेशन था वो मीरठ में हुआ था, जी बिल्कुल हुआ था। ये सेशन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। एंड इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? जेवी कृपलानी, ठीक है, याद रखना ये। चलो नेक्स्ट। सुद पिटक, सुद पिटक was written by whom?
तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना बस याद करने होते हैं। देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बस याद कर लेना। सूत पिता किसने लिखी थी? उपाली, उपगुप्त, आनंद या वाल्मीकि? देखो वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी थी, ये तो सबको पता है। और इसका आंसर पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सूत पितक लिखी थी आनंद है। ये सूत पितक बात किसके लिए करता है? बात करता है डॉक्ट्रिन्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। उपाली ने कौन सी बुक लिखी थी? उपाली ने लिखी थी विनय पिटक। उपगुप्त या फिर आप बोल लो मेगालिपुत्तिस, दोनों सेम ही है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अभिधाम पिटक, राइट। अब ये जो विनय पिटक है, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है डेली लाइफ ऑफ अ मॉन्क के बारे में। एंड ये जो अभिधाम पिटक है, ये बात करता है मेटाफिजिक्स एंड साइकोलॉजी के बारे में। मेटाफिजिक्स एंड साइकोलॉजी, ठीक है। बस इतना याद रख लो, काफी है। भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस द स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ। भरतनाट्यम कौन से स्पिरिचुअल आइडियाज को एक्सप्रेस करता है? वैष्णविज्म, सेविज्म, बुद्धिज्म या हिंदुइज्म? देखो भरतनाट्यम ना सेविज्म स्पिरिचुअल आइडियाज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एंड दिस इज रिलेटेड टू शिव भगवान, ठीक है। यहाँ पे चलो पहले तो हमारे कितने क्लासिकल डांसेस हैं? 8, ठीक है ना। एक तो हो गया भरतनाट्यम, दूसरा हो जाएगा हमारा कथक, तीसरा हो गया कथकली, चौथा हो गया मोहिनीअट्टम, पांचवा हो गया सत्रिया, छठा हो गया कुचिपुड़ी, सातवां हो गया मैनपुरी, आठवां हो गया ओडिसी। सारे हो गया ना। देखो भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, कथक यूपी, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल या आसाम, सत्रिया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ऑब्वियसली ओडिशा, ठीक है। ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, ये भी आप बस याद कर लो। बाकी ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे ही मैंने नहीं उठाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो हाँ, चलो नेक्स्ट। ये वही है, देखो डांस फॉर्म कथक, सत्रिय, ये जो छऊ नहीं, ये फोक डांस है उड़ीसा का, ठीक है। ये फोक डांस है, उड़ीसा का फोक डांस है। उड़ीसा का ही नहीं, झारखंड का भी है, वेस्ट बंगाल का भी है एंड उड़ीसा का भी है, तीनों का है ये, ठीक है। मणिपुरी हो गया आपका, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट। According to the 2011 census, according to the 2011 census, which state had the least population? 2011 के जन 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सी स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन थी? गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा या सिक्किम? देखो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में कुछ 6 लाख पॉपुलेशन थी, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। देखो अभी कितने पॉपुलेशन है वहां पे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि 2011 हमारे देश का लास्ट सेंसस था। एंड उसके बाद 2021 में होना था, जो कि कोविड के वजह से नहीं हो पाया। अब तक 2011 का डेटा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 2011 का डेटा ही इम्पोर्टेंट, बस ये याद रखना। बाकी अभी कितना है ये याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। देखो
सबसे ज्यादा तो सिक्किम का हो गया, बट सबसे कम तो सिक्किम का हो गया, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश। कितना था? 19.98 करोड़। इक्विवेलेंट तो आप कर सकते हो 20 करोड़। ठीक है। एंड ये ना हाईएस्ट था। ठीक है, ये हाईएस्ट था। सभी स्टेट्स में से ये हाईएस्ट था। ठीक है, एक ये तो हो गया पॉपुलेशन। एक और टर्म है, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, मान लो ये एक स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे था? ये था अरुणाचल प्रदेश में। कितना था? 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। एंड सबसे हाईएस्ट कहाँ पे था? सबसे हाईएस्ट था दिल्ली में। कितने थे? 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर। कंपेयर कर सकते हो आप, इधर 17, इधर 11,320। डिफरेंस देख सकते हो आप। एंड दिल्ली का साइज एज एन यूनियन टेरिटरी एंड अरुणाचल प्रदेश का साइज एज अ स्टेट कंपेयर कर सकते हो आप। एनीवेज, बट देखो दिल्ली तो यूटी में हो गया सबसे हाईएस्ट, बट स्टेट में अगर पूछ लिया, स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे था, तो वो बिहार में था। ठीक है, बिहार में कितने था? बिहार में कितना था? 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। देखो 2011 का सेंसस, इसका एक मोटो था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसके कमिश्नर कौन थे? पी चिदम्बरम। ठीक है। एंड प्रेसिडेंट कौन थी उस टाइम पे? प्रतिभा पाटिल। ठीक है। एंड इस सेंसस में ना टोटल 2200 करोड़ खर्च हुए थे। देखो इतना अंदर से आएगा नहीं, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है तो जान सकते हो। ठीक है। एंड बट ये इंपॉर्टेंट है, देखो पहला सेंसस हुआ था 1972 में। ठीक है, पहला सेंसस कब हुआ था? 1972 में। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड मायो। बट ये कोई प्रॉपर सेंसस था नहीं। ठीक है, लॉर्ड मायो। बट ये कोई प्रॉपर सेंसस नहीं था, बट फिर भी लॉर्ड मायो को फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। प्रॉपर सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। तो लॉर्ड रिपन है ना, इसने एक बिल पास की थी, इसका नाम है इल्बर्ट बिल। ठीक है, इसके अगेंस्ट में ना यूरोपियंस प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल याद रखना। यूरोपियंस प्रोटेस्ट किए थे। क्यों प्रोटेस्ट किए थे? क्योंकि इस बिल में ये लिखा था कि जो इंडियन जजेस है ना, वो जजमेंट दे सकते हैं इन केस ऑफ एन यूरोपियन कन्विक्ट। ठीक है, अगर यूरोपियन कन्विक्ट कोई होगा ना, तो उसमें इंडियन जजेस अपना जजमेंट दे सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली उस टाइम पे तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत चल रहा था, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है। और ये जो लॉर्ड रिपन है ना, इसको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ, ये जो 2011 का सेंसस है ना, ये 15 सेंसस है। ठीक है, 15 सेंसस, बट अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तो 7th। 15 सेंसस पूरा मिला के, बट इंडिपेंडेंस बाद लाइक 1947 के बाद, तो ये 7 सेंसस है। ठीक है। और कुछ? हाँ, यहाँ पे और कुछ, हाँ यू देखो, यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी बताया था ना, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में, एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी कैटेगरी में ये है, एंड स्टेट कैटेगरी में बिहार है। देखो वैसे ही लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी कैटेगरी में अगर पूछे तो अंडमान एंड निकोबार है, याद रखना। एंड कितने हैं इधर? 46 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ एशिया? इनमें से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है? उलर लेक, दल लेक, चिलिका लेक, लोकतक लेक। देखो चिलिका लेक, इसका आंसर पता है सबको। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक इसी चिलिका लेक के पास, जिसको हम बोलते हैं नौड़ाबोना। सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला क्या मैंने? नहीं, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नौड़ाबोना बर्ड सेंचुरी। ठीक है। यहाँ पे लिखा है उलर लेक। ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। एंड ये फ्रेश वाटर लेक है। दल लेक, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में, एंड ये भी फ्रेश वाटर लेक है।
यहाँ पे देखो लिखा गया है एक लोकतक लेक। इसके ऊपर ना एक पहली बात तो ये मणिपुर में, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसको हम बोलते हैं केबुल लैमजा नेशनल पार्क, ठीक है। लोकतक लेक एंड इससे ही मिलता जुलता नाम एक है लोनार लेक। ये कहाँ पे है? ये है आपका महाराष्ट्र में। एंड ये एक मीटियोरिटिक लेक है, ठीक है। हाँ, मीटियोरिटिक लेक मतलब जो आसमान से वो जो आते हैं ना मीटियोर्स, हाँ वो गिरे थे यहाँ पे, एंड उससे बना था ये लेक, ठीक है। मुझे द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली। यहाँ पे इमेज लगा है क्या मैंने, हाँ देखो। देखो ये है अब तुम्हारा विंध्यस माउंटेन। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा है विंध्यास, एंड यहाँ पे है तुम्हारा सतपुरा। देखो ये है ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाते हैं ये जो नर्मदा है ना, नर्मदा, देखो इनके बीच में ये बह रही है। ये जो बीच में दो माउंटेन्स के बीच में बहने को बोलते हैं रिफ्ट, रिफ्ट वैली, ठीक है। ये नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती, ठीक है, ये सारे रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है। नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा नॉर्मदा के ओरिजिन पे, ठीक है। ओरिजिन पे आते हैं। ये कहाँ पे ओरिजिन होता है? अमरकंटक। कहाँ पे ये? अमरकंटक हिल। कहाँ पे ये? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम है इसके ऊपर, है ना। और कौन सा है? और एक है सरदार सरोवर हो गया, एक हो गया आपका इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम हो गया। सरदार सरोवर डैम आपका गुजरात में है, इंदिरा सागर डैम आपका मध्य प्रदेश में। एंड ये जो नर्मदा रिवर है ना, ये एक बाउंड्री बना देती है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट देख सकते हो ये, ऑलमोस्ट बीच में, ठीक है। बाकी ये जो नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती है ना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। मतलब ये ड्रेन करती है जाके अरबियन सी में। एंड ये लोग ना एस्चुरी बनाते हैं, एस्चुरी बनाते हैं। नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती एस्चुरी बनाते हैं ये लोग। आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो ये यहाँ पे एस्चुरी बनाते हैं ये लोग, ठीक है। चलो, आर्टिकल रिलेटेड टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा आर्टिकल दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड है? आर्टिकल 108, 112, 110 या 109? बताओ। पहले तो इसका आंसर मार्क करते हैं 108। पार्लियामेंट में ऑब्वियसली हमारे दो हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा। हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी ना, उसके लिए जॉइंट सिटिंग के लिए एक प्रॉपर रूम हुआ करता था, प्रॉपर हॉल हुआ करता था। बट जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बनी है ना हमारी, उसमें जॉइंट सिटिंग कहाँ पे होती है पता है? लोकसभा में होती है। एंड ये जो जॉइंट सिटिंग होती है ना, ठीक है, इसको प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है इनको, ठीक है। अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो क्या होगा? डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे इस मीटिंग को। बाकी जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग में ना इस चीज को समन कौन करता है? इस चीज को समन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। इस चीज को समन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 108। 112 में क्या लिखा गया है? 112 में लिखा गया है बजट के बारे में। बट ये जो वर्ड है ना बजट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। रादर इसके लिए हम यूज करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फिर यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 110,
ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है मनी बिल के बारे में। ठीक है। मनी बिल के केस में ना लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की पावर है। क्यों? देखो, लोकसभा पास करता है राज्यसभा को बिल, राज्यसभा के पास 14 डेज होते हैं। ठीक है, ये बिल में कुछ अगर रिकमेंडेशन करना है तो करके 14 डेज के अंदर लोकसभा को पास करना होता है। बाकी ये लोकसभा पे कि वो उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने। तो राज्यसभा में अल्टीमेटली, तो राज्यसभा की अल्टीमेटली इसमें कोई पावर है नहीं। बाकी राज्यसभा की किस में पावर है, किस में एक्सक्लूसिव पावर है, याद रखना, ऑल इंडिया सर्विसेज में। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा की पावर, इसकी आर्टिकल याद रख लो, 315 से लेके 323 तक। ठीक है। एंड फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हम किसको बोलते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। और कुछ? ठीक है, चलो। हाँ, ये जो मनी बिल है ना, इसमें किसके रिलेटेड चीजें होती है? टैक्सेस के रिलेटेड होती है। कहीं पे टैक्स बढ़ाना है, कहीं पे टैक्स बढ़ाना है, कहीं पे घटाना है। तो ये सब होता है मनी बिल में। ठीक है। नेक्स्ट। व्हाट आर द ग्रासलैंड्स कॉल्ड इन साउथ अफ्रीका? ग्रासलैंड्स को साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं? स्टेपेस, प्रेरीज, वेल्ड्स या कैंटरबरी? यहाँ पे शायद लगाया होगा मैंने, रुको। ये थोड़ा आपको जानने होंगे। जैसे प्रेरीज कहाँ पे बोला जाता है? यूएस एंड कनाडा में। जैसे पाम्पास बोला जाता है साउथ अमेरिका में। स्टेपीज बोला जाता है एशिया एंड यूरोप में। वेल्ड्स बोला जाता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये सेम ग्रासलैंड्स के अलग अलग नेम। ठीक है, अलग अलग कंट्री में। थोड़ा देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। Was the British suppressor in Jhansi during the 1857 revolt? बताओ। देखो, पहली बात तो ये जो 1857 रिवोल्ट था ना, इसका वो जो इग्नाइटिंग पॉइंट कौन सा था? देखो, बहुत से रीजन थे इसके पीछे। पहले तो भाई तुम्हारा टैक्सेस, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन, बहुत कुछ था। बट वो जो इग्नाइटिंग चीज थी ना, वो आग लगाने वाली चीज कौन सी थी? वो था एनफील्ड राइफल। ठीक है ना। इसमें काव एंड पिग की चर्बी यूज कर गई थी, काव एंड पिग की, जो कि भाई इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। तो ये था आपका इग्नाइटिंग पॉइंट। ये शुरू कहाँ पे हुआ था? बिगिनिंग कहाँ पे हुई थी? तो थोड़ा क्रोनोलॉजी में लिखते हैं। 29 मार्च 1857, बारकपुर, बारकपुर, कोलकाता। ठीक है। पहली बार यहाँ पे शुरू हुई थी, किसके द्वारा? मंगल पांडे। फिर मीरठ 10 में, वो मीरठ। फिर 11 मई को इन लोगों ने दिल्ली कैप्चर कर लिया। ठीक है, दिल्ली कैप्चर कर लिया। एंड बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को लीडर बना दिया गया इस मूवमेंट का। ये जो 29 मार्च 1857 है ना, एंड ये जो बारकपुर है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, कि 1857 का रिवोल्ट शुरू कहाँ से हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द ब्रिटिश सप्रेसर इन झांसी ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? बताओ, ब्रिटिश सप्रेसर कौन था? मतलब किसने रोका था झांसी में ये रिवोल्ट को? तो इसका आंसर होगा ह्यूज रॉस। ठीक है। झांसी से लड़ कौन रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था रानी लक्ष्मीबाई के लिए। बोला था, शी वॉज द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ दिस रिवोल्ट, ऑफ द 1857 रिवोल्ट। देखो, हर एक जगह से कोई ना कोई लड़ा था। एंड हर एक जगह में कोई ना कोई क्या बोलते हैं उसको, सप्रेसर था। जैसे कि जॉन निकोलसन, ये शायद दिल्ली के सप्रेसर थे। दिल्ली में सप्रेस किया था इन्होंने रिवोल्ट को। यहाँ पे मैंने लगाया होगा, रुको। हाँ, देखो, चेंज कर लेते हैं लिखे जैसे तुमको। चलो, रेड। देखो, दिल्ली में बहादुर शाह जफर,
बाकू सिंह याद रखने की जरूरत नहीं, बहादुर शाह जफर बस याद रखो। एंड सप्रेसर थे निकोलसन। कानपुर में नाना साहेब एंड सप्रेसर थे आपके कैम्पबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल एंड बिरजिस कादिर याद रखने की जरूरत नहीं, बेगम हजरत महल याद रखो। सप्रेसर थे कैम्पबेल। झांसी में जैसे हमने डिस्कस किया रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूज रॉस। बिहार में कुंवर सिंह, विंसेंट आयर। इलाहाबाद लियाकत अली, स्मिथ नील। बरेली खान बहादुर कैम्पबेल। एंड उड़ीसा में सुरेंद्र साई बस याद रखो। उज्जल साई याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड इन्होंने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। देखो सुप्रीम कोर्ट के ना कुछ जुरिस्डिक्शन होते हैं, जैसे एडवाइजरी, एपेलेट, ओरिजिनल, रिट। देखो सेंटर, स्टेट और सेंटर के झगड़े को सुलझाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, ठीक है। वो जो सुलझाता है वो उसके कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है? देखो रिट जुरिस्डिक्शन तो हमको तो पता है, ये फंडामेंटल राइट के रिलेटेड है, आर्टिकल 32 है इसके लिए, ठीक है। And इसको अम्बेडकर सर ने क्या बोला था? इसको अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। एडवाइजरी नाम पढ़ के लग रहा है भाई एडवाइस के रिलेटेड होगा। बिल्कुल एडवाइस के रिलेटेड ही है। अंडर दिस आर्टिकल ऑफ 143 सुप्रीम कोर्ट एडवाइस एडवाइस देता है प्रेसिडेंट, ठीक है। इट कैन बी ऑन एनी मैटर। बाकी डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट वेदर टू टेक द एडवाइस और नॉट। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। ये होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का। एंड ये आर्टिकल 143। फिर है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ये पहली बात तो आर्टिकल 132 में लिखा गया है। एंड अंडर दिस एससी कैन डिनाई द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर सकती है जजमेंट, ठीक है, किसी भी अदर कोर्ट का, यानी अदर कोर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट सेंटर एंड स्टेट के झगड़ों को सुलझाती है। एंड इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 131। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द बैटल ऑफ हल्दीघाटी was fought between which two rulers? The Battle of Haldigati was fought between which two rulers? Babur and Rana Sanga, Akbar and Maharana Pratap, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, औरंगजेब एंड शिवाजी। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी में बाबर एंड राणा सांगा, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। थोड़ा ना हम बाबर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बैटल्स थी ना वो बहुत कॉन्जिक्यूटिव थी। जैसे कि 1526 में इसने लड़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसने लड़ा था। किसके अगेंस्ट लड़ा था इसने? इसने लड़ा था इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट, ठीक है, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। एंड ये जो बैटल है ना ये इसने जीता था। पता है क्यों? क्योंकि ये ना गन पाउडर लेके आया था, ठीक है, गन पाउडर लेके आया था। एंड बाबर को बुलाया किसने था? बाबर को बुलाया किसने था? इसको बुलाया था दौलत खान लोदी ने, ठीक है। उसके बाद 1527 में इसने 1527 में इसने लड़ा तुम्हारा बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। एंड ये किसके अगेंस्ट लड़ा था? ये लड़ा था राणा सांगा के अगेंस्ट, ठीक है। एंड इसमें भी बाबर जीता था। फिर इसने लड़ा 1528 में। 1528 में इसने किसके अगेंस्ट लड़ा? हाँ 1528 में इसने लड़ा बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी। ये किसके अगेंस्ट था? मेदिनी राय के अगेंस्ट। एंड ये जो रूलर थे ना मेदिनी राय, ये थे मालवा के रूलर, ठीक है, रूलर ऑफ मालवा। फिर इसने लास्ट बैटल लड़ी अपनी 1529 में, ठीक है, 1529 में इसने लास्ट बैटल लड़ी जो कि था बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा। एंड ये किसके अगेंस्ट थी? बैटल ऑफ घाघरा महमूद लोदी, ठीक है, ये भी बाबर जीता था, ठीक है। पहले तो अभी इसका आंसर मार्क करते हैं।
ये है तुम्हारा अकबर एंड महाराणा प्रताप, ठीक है। बट ये जो बैटल था ना, ये अकबर नहीं लड़ा था, अकबर के साइड से लड़े थे मानसिंह, ठीक है। अकबर अकबर के साइड से लड़े थे मानसिंह, एंड ये मानसिंह वही है जिनको सबसे ज्यादा मनसबदारी मिलती थी अकबर के दरबार में, ठीक है। औरंगजेब एंड शिवाजी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। औरंगजेब एंड शिवाजी यहाँ पे लिखा है। इन दोनों के बीच में जो बैटल्स हुई थी वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट तुम फिर भी याद रख लो। एक था तुम्हारा बैटल ऑफ पुरंदर, ठीक है, बैटल ऑफ पुरंदर। और एक था तुम्हारा बैटल ऑफ सलहार, ठीक है। एंड ये दोनों बैटल मराठा ने जीती थी, ठीक है। अ, थोड़ा सा ना बात करते हैं अकबर के बारे में, ठीक है। अकबर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो अकबर था ना, इसने ये वही इंसान था जिसने ट्रूली मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, जिसने ट्रूली मतलब जो बोलते हैं ना स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करना, वो अकबर ने किया था, ठीक है। इसका असली नाम क्या था? इसका असली नाम था अ, अब्दुल फतेह मोहम्मद अकबर, ठीक है। एंड हाँ, ये जो अकबर था ना, ठीक है, ये मोस्टली क्या क्या बोलते हैं बोलना, ये जो अकबर था ये मोस्टली ये जो अकबर था ये मोस्टली डिप्लोमेसी में बिलीव रखता था, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव रखता था। ये लड़ाई मोस्टली अवॉइड करता था, फाइट्स मोस्टली अवॉइड करता था, क्योंकि इसमें इतनी समझ थी कि अगर लड़ाई लड़ेंगे तो इकोनॉमी नीचे जाएगी, स्ट्रेंथ नीचे जाएगी, एंड वो जो बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह से बढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह से बढ़ेंगे। तो ये मोस्टली फाइट्स अवॉइड करता था, एंड मोस्टली ना रिलेशंस बना लेता था, जैसे कि तुम्हारे मैरिज रिलेशंस हो गए, मोस्टली किनके साथ, राजपूत के साथ मैरिज रिलेशंस बना लेता था, ताकि आगे चल के वो अकबर या मुगल एम्पायर पे अटैक ना करे, ठीक है। एंड ये जो अकबर था ना, ये जो अकबर था, ठीक है, इसने ये सभी धर्मों को लेके चलते थे, ठीक है, सभी लोगों को एंड सभी धर्मों को लेके चलते थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इन्होंने एक धर्म शुरू किया था, दीन इलाही, ठीक है। ये ना सभी रिलीजन्स का एक मिक्सचर था, ठीक है, सभी रिलीजन्स का एक मिक्सचर था, ठीक है। इन्होंने शुरू किया था तुम्हारा इबादत खाना, जिसको हम बोलते हैं हॉल ऑफ प्रेयर्स, ठीक है। इनके दरबार में 9 जेम्स यानी कि नवरत्न ये रहते थे, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा मनसबदारी तो बोल दिया मैंने। एंड इनके ऊपर जो अकबरनामा अकबरनामा लिखी गई है, वो किसने लिखी है? अबुल फैजल, ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है। एंड ये यहाँ पे मैंने बोला ना कि रिलीजियस टॉलरेंस पे बिलीव रखते थे, ठीक है। एंड डिप्लोमेसी में बहुत क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोमेसी में भी बहुत बिलीफ रखते थे। इन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी अपनाई थी, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सुल ही कुल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस, ठीक है, यूनिवर्सल टॉलरेंस, ठीक है। और कुछ, हाँ, इन्होंने 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने नहीं लड़ा था, ये बैरम खान ने लड़ा था, ठीक है, इनके तरफ से। किसके अगेंस्ट से लड़ा था? हेमू विक्रमादित्य के अगेंस्ट, ठीक है, हेमू विक्रमादित्य के अगेंस्ट, एंड बैरम खान जीता था ये, ठीक है, यानी कि अकबर जीता था ये, ठीक है। एंड और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो जजिया टैक्स लगता था ना नॉन मुस्लिम्स पे नॉन मुस्लिम्स पे वो इसने एबोलिश कर दी थी, ठीक है। अ, बाकी इनका जन्म स्थान थोड़ा पता होना चाहिए तुमको, 1542 उमरकोट, सिंध, ठीक है। बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन विच डेट? इसका आंसर बताया ना मैं तुमको, रुको एक सेकंड। हाँ, आंसर बता दिया, चलो। दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन विच डेट इन 1930? कौन से डेट में दांडी मार्च कौन से डेट में दांडी मार्च शुरू हुई थी, जो कि
1930 में शुरू हुआ था, मतलब डेट, मतलब एग्जैक्ट डेट पूछ रहे हो? बताओ। 12 मार्च, 6 अप्रैल, 5 मई या 1 जून? देखो 12 मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है, एंड खत्म हुआ था 6 अप्रैल में, ठीक है, एंड। तो यहाँ पे बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये जो दांडी मार्च था ये क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं, 6 अप्रैल से शुरू हुआ था, ठीक है। सॉरी, 6 अप्रैल बोल रहा हूँ, 12 मार्च, 6 अप्रैल में खत्म हुआ था। कितने लोग थे इसमें? 78 + 1, ये जो 1 थे ये महात्मा गांधी, ठीक है। कितने लोग थे इसमें? कहाँ से चले थे ये? अहमदाबाद से चले थे, अहमदाबाद साबरमती से। कहाँ तक? दांडी, गुजरात। ये किसके लिए था? ये था फॉर एबोलिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी के बारे में एक चीज याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा याद है, इनमें ना एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी, पता है? दिस इज द रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। पता है क्या? इनके अंदर ना एक एबिलिटी थी यूनिफाई करने की लोगों को, ठीक है। ये लोगों को यूनिफाई कर देते थे। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लो तुम, सीडीएम देख लो, तुम्हारा ये देख लो, क्या बोलते हैं उसको, खेड़ा सत्याग्रह देख लो, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देख लो, तुम्हारा ये जो तीन कथिया लगान था, जो बिहार में किया था इन्होंने, वो देख लो। इनमें ना एक एबिलिटी थी लोगों को इकट्ठा करने की, ठीक है। और कुछ इसके बारे में, हाँ, ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था ना, दांडी मार्च, ये 240 माइल्स का रास्ता था, या फिर इसको भी याद रखना 390 किलोमीटर्स, ठीक है। 24 दिन तक चला था ये, 24 डेज, इतना याद रखो। चलो नेक्स्ट। इन द ऋग्वेदिक पीरियड, in the Rigvedic period, which river was referred to as Naditama or the chief river? किसको कहा जाता था? सरस्वती, यमुना, गंगा या सिंधु? देखो पहले इसका आंसर मार्क करते हैं, सरस्वती रिवर, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से है? हिमालय से ओरिजिन, एंड दिस रिवर फ्लोज बिटवीन, देखो ये गंगा है, ये इंदस है, एंड ये सरस्वती है, सरस्वती रिवर। दिस रिवर फ्लोज बिटवीन द इंदस एंड द गंगा। इंदस का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सिंधु, ठीक है। इंदस के ट्रिब्यूटरीज को अगर हम नॉर्थ से साउथ अरेंज करें, इंदस की ट्रिब्यूटरीज को अगर हम नॉर्थ से साउथ अरेंज करें तो ऐसे रहेंगे: इंदस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। इनके ना ऋग्वेदिक नेम्स है, जैसे कि इंदस का तो हमने डिस्कस किया, सिंधु, ठीक है। झेलम का क्या है? वितास्ता। चिनाब का क्या है? अस्सिकिनी। रवि का क्या है? पुरुषनी। ब्यास का क्या है? बिपाशा। सतलज का क्या है? सुतुद्री। एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में हुई थी? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ये ट्रीटी कराई किसने थी, मतलब इंटरमीडिएट कौन था, मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन, यूएसए, ठीक है। यहाँ पे लिखो, लिखा गया यमुना, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, किसका? गंगा का ट्रिब्यूटरी। यमुना से याद आया, एक नाम है जमुना, जमुना, नाम है जमुना, ये किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? बांग्लादेश में। अच्छा, ब्रह्मपुत्र से याद आया, ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहाँ से घुसता है? नामछा बारवा, नामछा बारवा, जो कि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में,
ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे है ब्रह्मपुत्र का? चेमयंगडंग ग्लेशियर, ठीक है, जो कि तिब्बत में है, तिब्बत चाइना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। अच्छा, नहीं है नेक्स्ट पेज, चलो ठीक है। गंगा 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्यों? इसका ओरिजिन इंडिया में। कहाँ से है ओरिजिन इसका? गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर। चलो इतना याद रखो यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following was the Viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre? इनमें से कौन वाइसरॉय था इंडिया का जलियांवाला बाग मस्करे के टाइम पे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड, इरविन, कर्जन या मिंटो? देखो पहले तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ये वैसाखी का दिन था, ठीक है, वैसाखी का दिन था। बट ये लोग जो गैदर हुए थे ना, ये वैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं हुए थे, ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को पकड़ लिया था, ठीक है। ये उसी के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे। एंड इन पे फायरिंग करा दी। किसने करा दी? जनरल डायर, जनरल डायर ने करा दी। इसको फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था? माइकल ओडायर ने। ये वही माइकल ओडायर है जिसको उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने मारा था 1940 में। कहाँ पे मारा था? लंदन में। लंदन में कहाँ पे? कैक्सटन हॉल, ठीक है। ये जो जलियांवाला बाग मस्कर हुआ था ना, इसके लिए एक कमीशन बैठी थी, हंटर कमीशन, ठीक है। इस कमीशन ने निंदा तो बहुत की थी इस इंसिडेंट की, बट कोई एक्शन नहीं लिया था, नो एक्शन, ठीक है। वही हिपोक्रेसी जो आज भी है, नो सेम। एनीवेज, यहाँ पे चेम्सफोर्ड जो लिखा है ना, याद करो 1919 का मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें इसमें बात करी गई थी ट्रांसफर लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट के बारे में। ट्रांसफर लिस्ट इंडियंस के पास रहता था एंड रिजर्व लिस्ट रहता था ब्रिटिशर्स के पास। इसमें मोस्टली होती थी आपकी एग्रीकल्चर होगी, रिलीजन हो गया, ये सब रहता था। एंड रिजर्व लिस्ट में कौन सा रहता था? डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मेन मेन चीजें यहाँ पे रहती थी, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं इन सब के बारे में, इरविन, कर्जन एंड मिंटो के बारे में। इरविन, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था आपका 1931 में। क्या कंडीशन थी इरविन की? कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दो, वही सत्याग्रह वाला, ठीक है, बंद कर दो। एंड इसमें चले जाओ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाओ। बदले में ये क्या करेगा? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगा, ठीक है। एंड गांधी जी एक्सेप्ट किए थे एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया एंड गांधी जी गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हालांकि इनकी इनकी बातें किसी ने सुनी नहीं, ठीक है। एंड सरोजिनी नायडू भी गई थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू भी गई थी। ये किनको रिप्रेजेंट कर रही थी? ये रिप्रेजेंट कर रही थी वुमेन को, वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। फिर हाँ, फिर कौन था? एक सेकंड, हाँ, कर्जन था, ठीक है। कर्जन के बारे में बात करते हैं। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। रीजन क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल का? इनका रीजन ये था कि इनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, ठीक है। बट असली रीजन क्या था? असली रीजन यही था कि भाई डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो एंड रूल करो, केओस फैला दो, इनके अंदर ही केओस फैला दो एंड रूल करो। इस टाइम पे ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे ना,
तुम्हारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, लोकल इंडस्ट्रीज तो नहीं बोलूंगा, but जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गया आपका, लोकल क्राफ्ट्स हो गया आपका, ये सब प्रमोट किया गया उस टाइम पे, भाईचारा बढ़ाने के लिए। उस टाइम पे ना रविंद्रनाथ टैगोर ने अ, रक्षाबंधन भी, अ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए सबको बोला, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए बोला। एंड ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल तो कर्जन के टाइम पे हुआ था, बट 1911 में जॉर्ज वी, किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी, ये आई थी, दिल्ली दरबार सजाया गया था इनके लिए। ठीक है, इन्होंने बोला था कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल छोड़ो, पार्टीशन ऑफ बंगाल छोड़ो, तुम कैपिटल शिफ्ट करो दिल्ली को, कैपिटल शिफ्ट करो दिल्ली को, क्योंकि ये काफी इंप्रेस हो गए थे दिल्ली देख के। एंड इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? इस टाइम पे वाइसरॉय था, सॉरी, हार्डिंज, हार्डिंज वाइसरॉय था इस टाइम पे। ठीक है, हार्डिंज। ठीक है, फिर कौन था इसके पीछे? हाँ, मिंटो, लॉर्ड मिंटो। मिंटो के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक आया था। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब हिंदू हिंदू को वोट देगा एंड मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, सेम वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। एंड ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लिखा गया है ना, ये मिंटो वाइसरॉय होता था एंड मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी। ये कहाँ पे बैठता था? ये लंदन में बैठता था, ये जो सेक्रेटरी होता था। यहाँ पे भी सेम है, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हमने पढ़ा ना, यहाँ पे भी वही है, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय एंड ये तुम्हारा सेक्रेटरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following ancient text match the following, sorry, match the following ancient text with their respective field? ये ancient text है, ये field है, मैच देखो। अब तो ये कर लोगे तुम, अर्थशास्त्र ऑब्वियसली, पॉलिटिकल साइंस ऐसे नहीं करते। हाँ, 3 चक्र संहिता छोड़ो, हमको नहीं पता। ठीक है, चक्र संहिता किसके लिए हमको नहीं पता, बट सुश्रुत संहिता तो पता है ना हमको किसके लिए है, पता है कि नहीं है? ये सर्जरी के रिलेटेड है। ठीक है, ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सुश्रुत संहिता। ठीक है, 4-3, 4-3 कहाँ पे है देख लेते हैं थोड़ा सा। मिल गया 4-3, बाकी तुम लगा सकते हो। बाकी ये वाला होगा तुम्हारा चक्र संहिता मेडिसिन एंड जो कि है 1, और ये हो गया तुम्हारा 2 आर्किटेक्चर शिल्प संहिता। ये पर लगा सकते थे यार, लॉजिक लगा सकते थे इधर, शिल्प आर्किटेक्चर C2 यहाँ पे मिल जाता तुमको क्वेश्चन। ऐसे थोड़ा देखना, एलिमिनेट करने के ऑप्शंस सोचना। अर्थशास्त्र तुमको पता है भाई 3, इससे भी हो जाता। तो सब पता हो ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बन जाएगा। ये किसने लिखी थी? सुश्रुत ने लिखी थी, ये तो पता है तुमको, चाणक्य। और ये जो चक्र संहिता एंड शिल्प संहिता है ना, इसके वेरियस ऑथर्स है। ठीक है, वेरियस, एक सिंगल ऑथर नहीं है इसका। Okay. With reference to the Swadeshi movement, consider the following statements. ठीक है, it was launched in as a response to the partition of Bengal. ठीक है, partition of Bengal के response पे ये launch किया गया था। पहला, boycott of British good was a key component of the movement. British good को boycott करना इस movement का एक key component था। तीसरा, it was restricted only to Bengal and did not spread to any other parts of India. कि ये सिर्फ बंगाल में ही प्रेजेंट था एंड कोई दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये पहुंचा नहीं था। चलो बताओ, इनमें से कौन सा करेक्ट है? which of the following which of the statements given above are correct? बोलो। देखो, ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसे हम डिस्कस करके आए अभी पीछे, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहली बात तो ये तो चलो, ये तो कर लोगे तुम, इट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल ठीक है। एंड इस टाइम पे ना रविंद्रनाथ टैगोर जो थे हमारे, इन्होंने रक्षाबंधन को बहुत प्रमोट किया था। ठीक है, रक्षाबंधन को बहुत प्रमोट किया था टू यूनिफाई पीपल। ठीक है, लोगों को जोड़ने के लिए। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑब्वियसली तुम्हारा लॉर्ड लॉर्ड कर्जन के टाइम पे शुरू हुआ था। ठीक है, 1905। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा सही हो गया। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड वाज ए की कंपोनेंट ऑफ द मूवमेंट, बिल्कुल। देखो, इस टाइम पे ना हम लोग लोकल मेड चीज़ें को प्रीफर करना शुरू कर चुके थे। हमने
जो होता है ना खदी, ठीक है, खदी इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड हमारा क्या बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, पोटरीज, लोकल मेड, ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं उसको, ये सब अपनाना शुरू कर दिए थे एंड ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिए थे। एंड इस टाइम पे ना बहुत से फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स एंड नॉर्मल लोग भी अपना जॉब छोड़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता था, तो मोस्टली लोग अपना जॉब छोड़ रहे थे, ठीक है। एंड इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू बंगाल एंड डिड नॉट स्प्रेड टू एनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत है। क्यों? देखो, ये स्प्रेड हुआ था मुंबई में, तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को। कैसे? ये गणेश चतुर्थी एंड तुम्हारे शिवाजी फेस्टिवल मना रहे थे, क्योंकि ये दोनों चीज़ों क्योंकि ये दो चीज़ है ना, यूनिफाई करती थी। ये जब त्योहार होता था ना, लोग सड़कों पे आते थे, मिलते थे एंड यूनिफाई होते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी इसको मुंबई में, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको मुंबई में क्या बोलते हैं, प्रचार किए थे थ्रू गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल। एंड पंजाब में भी ये स्प्रेड हुआ था, ठीक है, पंजाब में भी इसका प्रचार हुआ था। किसने किया था? लाला लाजपत राय, ठीक है। ये जो बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, हमारे बिपिन चंद्र पोल हो गए, ठीक है, बिपिन चंद्र पोल, ये सब ना एक्सट्रीमिस्ट से बिलोंग करते थे। जो कांग्रेस का था ना, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, उस टाइम के आईएनसी का दो पार्ट था, एक था मॉडरेट्स एंड एक था एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पॉल हो गए, ये लोग ना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलो, इतना ही काफी है। तो इसका आंसर देख लो, 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। ये कुछ लिस्ट के बारे में दिया गया है इधर, पब्लिक हेल्थ, डिफेंस, पोर्ट्स एंड एयरवेज, करेंसी एंड कॉइनेज, ठीक है। ये जो हमारे तीन लिस्ट है ना, यूनियन, स्टेट एंड तुम्हारा कॉन्करेंट, इसके बारे में दिया गया। यूनियन में सेंटर कानून बनाती है, यूनियन में सेंटर कानून बनाती है, स्टेट में तुम्हारा स्टेट बनाती है, एंड कॉन्करेंट में सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा अलग है। एंड ये ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये आती है तुम्हारे शेड्यूल 7 में, ठीक है, शेड्यूल 7 में आती है। टोटल हमारे कितने शेड्यूल है? 12, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ था 8 थे, अब 12 है, ठीक है। बताओ कौन सा है। देखो, हर एक क्वेश्चन तुमको आता हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे। पहली बात, हम आ जाते हैं करेंसी एंड कॉइनेज में, ठीक है। ये तो सबको पता होगा यार, करेंसी तुम्हारा आरबीआई के हाथ में है एंड कॉइन्स तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है, एंड ये दोनों सेंटर से ऑपरेट करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये नहीं होगा, यहाँ पे अभी नहीं आते इस पे, ये होगा नहीं होगा, ठीक है। अभी हम बस क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ये आएगा तुम्हारा यूनियन लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है पोर्ट्स एंड एयरवेज, ठीक है, पोर्ट्स पे नहीं जाते, एयरवेज में एक अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके रिक्रूटमेंट्स भी रिसेंटली निकले थे, ठीक है। एंड आपने कभी सुना है एविएशन मिनिस्ट्री स्टेट में? सुना है क्या? एविएशन मिनिस्ट्री किसी स्टेट में, आपके स्टेट में है क्या एविएशन मिनिस्ट्री? नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सिर्फ तुम्हारे सेंटर में होती है, ठीक है। एंड ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये इंडिया लिखा गया है इधर, इधर किसी स्टेट का मेंशन नहीं किया गया है, एज ए इंडिया एज अ होल मेंशन किया गया है। एंड एविएशन मिनिस्ट्री किसी स्टेट में नहीं होती, तो ये तो नहीं हो पाएगा स्टेट लिस्ट में, या कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेट का इसमें कोई यही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट का इस पे कोई अथॉरिटी ही नहीं है, तो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये तो यूनियन लिस्ट में चला जाएगा। डिफेंस, ये तो भाई मतलब यहाँ पे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी तुम्हारा यूनियन लिस्ट में चला गया। यहाँ पे आ जाता है पब्लिक हेल्थ। देखो, या तो मेरे को अगर कुछ पता ना हो, तो या तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कॉन्करेंट में जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्टेट में जाएगा, है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोला है डिफरेंट, मैं देख चुका हूँ तीनों तो भाई यूनियन लिस्ट में जा रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट में जाए स्टेट में जाए क्या फर्क पड़ता है, मेरा आंसर यही है, ठीक है। देखो, तुम्हारे जो एसएससी एग्जाम में ना 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस के,
एंड ये डिसाइड यही यही 25 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं तुम्हारा प्री निकलेगा कि नहीं, ठीक है। यही 25 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। देखो तुम मानो या ना मानो, मैथ्स एंड रीजनिंग जो बच्चे थोड़ा सा भी 6 महीने से भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, 6 महीने, चलो थोड़ा मैं बोल दिया कम, अगर किसी का बैकग्राउंड होगा मैथ्स एंड रीजनिंग में तो 6 महीने उसके लिए बहुत है, बट मान लो जो 1 से 2 साल या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, मैथ्स एंड रीजनिंग हर एक बच्चा करता है भाई। हर एक बच्चा ना 18 से 21 क्वेश्चन करके ही आता है मिनिमम, मैथ्स एंड रीजनिंग से। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं कभी। डिसाइडिंग फैक्टर जीएस है, हमेशा से, मतलब हमेशा से नहीं, अभी जो आज के डेट में ना जीएस ही डिसाइडिंग फैक्टर है, जीएस एंड इंग्लिश। इंग्लिश भी बच्चे मार के चले आते हैं भाई, 18 से 20, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मार के चले आते हैं। जो एक सेंटेंस पढ़ते हैं, मैच ऑफ द, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, ऑप्शन से चेक करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता था, ऑप्शन से चेक करते हैं एंड चलो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, टिक करके आ जाते हैं एंड वो सही भी हो जाता है, ठीक है। मोस्टली इंग्लिश ऐसे ही काम करता है। बट या बट पॉइंट मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीएस, ठीक है, यही डिसाइड करती है तुम्हारा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एंड जीएस इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, तुम हर एक चीज नहीं पढ़ के जा सकते, ठीक है। अगर तुमको हर एक चीज पढ़ना है तो भाई प्रिपेयर करो 5 से 6 साल बैठ के, या फिर 5 से 8 साल बैठ के प्रिपेयर करो, शायद सब पढ़ लो जीएस का। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे नहीं तुमको एग्जाम में, तो उसको छोड़ के मत आना, थोड़ा सा देखना क्या कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो बना के आना, थोड़ा सा रिस्क लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रिस्क भी था ही भी नहीं। डिफेंस भाई, यूनियन, एयरवेज, मेरे को एयरवेज दिखता, मैं अच्छा एयर एविएशन मिनिस्ट्री तो कहीं स्टेट में है नहीं, तो ये सेंटर होगा, करेंसी भाई सेंटर खत्म। पब्लिक हेल्थ होगा, कॉन्करेंट हो स्टेट हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, ये आंसर है मेरा, ये डिफरेंट है इन तीनों से, खत्म, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हम जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, एक अमेंडमेंट हुई थी तुम्हारी, अ, एक सेकंड, हाँ जैसे कि मैं कह रहा था, हाँ, एक अमेंडमेंट हुई थी तुम्हारी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसमें ना 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी गई थी। क्या क्या थी वो 5 सब्जेक्ट? तुम्हारा एक था एजुकेशन, एक था फॉरेस्ट, एक था तुम्हारा वेट एंड मेजर्स, एंड दूसरा था वाइल्ड वाइल्ड लाइफ। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये हुआ था तुम्हारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एंड इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट। Which early Harappan site is noted for its water management system, and large reservoir? बताओ, इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड लार्ज रिजर्वियर के लिए जाना जाता था? मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगान या धोलावीरा? देखो, पहले तो इसका आंसर मार्क करते हैं, धोलावीरा, ठीक है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। मोहनजोदारो के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ये सेकंड साइट है जो एक्सकवेट करी गई थी। किसने करी थी इसको एक्सकवेट? आर डी बनर्जी ने, ठीक है, आर डी बनर्जी, 1922। मोहनजोदारो में क्या क्या मिलता है? ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ मिला है हमको, डांसिंग गर्ल, का स्टेचू, और प्रीस्ट का स्टेचू मिला है। मोहनजोदारो सेकंड साइट थी, फर्स्ट साइट कौन सी थी? हड़प्पा। एंड इसको किसने एक्सकवेट किया था? दयाराम साहनी, 1921, ठीक है। एंड क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो एक्सकवेट की गई थी, इसलिए इंदस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया है लोथल, ठीक है। ये एक डॉकयार्ड हुआ करता था, यहाँ पे डॉकयार्ड था, ठीक है। और क्या था यहाँ पे? बीड मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बीड मेकिंग आर्टिफैक्ट्स ये सब पाए गए थे इधर, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, देखो, कालीबंगान, यहाँ पे तुम्हारे फायर अल्टर्स ये पाए गए थे, प्लाइंग फील्ड्स,
फ्लाइंग फील्ड्स ये पाए गए थे। फायर अल्टर्स मतलब वही जिसमें वो जो आग नहीं लगाते रिलीजियस प्रैक्टिस में, वो सब, ठीक है, वो फायर अल्टर्स मिले थे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मोहनजोदारो है ना, ये तुम्हारा कहाँ पे है? सिंध, सिंध पाकिस्तान में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे अभी क्या बोलते हैं उसको, लार्जेस्ट साइट कौन सा है? राखीगढ़ी, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। बस इतना जानो अभी। नेक्स्ट, which are the following statements which are the following statements regarding the permanent settlement of 1793 is correct? इनमें से कौन सी वाक्याएं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 के हिसाब से सही है, ठीक है? ए बी सी डी, बताओ। देखो यहाँ पे तो लॉजिक लगा सकते हो तुम इजीली, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट इतना तो पता होगा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे लगा था ये, कुछ तो है, मेरे को नहीं पता क्या है, कुछ तो है। इट प्रोवाइडेड ओनरशिप राइट्स टू जमींदार, अच्छा ठीक है। इट रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन पीजेंट्स, भाई टैक्स बर्डन ये कहाँ से रिड्यूस होगा भाई? टैक्स बर्डन बढ़ेगा, ब्रिटिशर्स का शासन है भाई, टैक्स बर्डन रिड्यूस तो नहीं होगा, ये तो भाई चांस ही नहीं ये होगा, ठीक है। और इट वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। थोड़ा सा अगर तुमने पढ़ा होगा ना हिस्ट्री, 1853 में डलहौजी ने ट्रेन चलाई थी, सॉरी, बॉम्बे टू थाने, है ना, बॉम्बे टू थाने ट्रेन चलाई थी। यहाँ पे बात कर रहे हैं 1793 की, 1853 में इन्होंने ट्रेन चलाई थी, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इट एम टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन इंडिया, नहीं भाई, इंडस्ट्रीज सिर्फ यूरोप पे डेवलप हुई थी, इसलिए आज वो इतने आगे हैं। इंडिया तो बस एक रॉ मटेरियल स्टेट बना के रख दिया था इन्होंने, ठीक है, लूटो बस, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज कहाँ डेवलप हुई थी भाई? 1793 में हुई, है ना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो नहीं होगा। 1764 में ये लोग क्या बोलते हैं उसको, बैटल ऑफ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ रहे थे, ठीक है। इंडस्ट्रीज कहाँ आएगी? तो ये तो नहीं होगा। लॉजिक से हो गया ना इसका आंसर, प्रोवाइडेड ओनरशिप राइट्स टू जमींदार्स, हो गया। तो थोड़ा सा ना, ये तो चलो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो पता होगा सबको, बट फिर भी मेरा ये कहने का मतलब है कि थोड़ा लॉजिक लगा के देखना, शायद क्वेश्चन बन जाए। ये नहीं कि तुमने पढ़ दिया एंड तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया एंड भाई ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा, छोड़ो इसको, स्किप कर दो, नहीं। थोड़ा सा रिस्क लेना, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना एंड ट्राई करना करने की लॉजिक से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो, जमींदारी सिस्टम से पहले ना एक और सिस्टम हुआ करती थी, जिसे हम कहते हैं इजारेदारी, इजारेदारी या पंचसाला सिस्टम, पंचसाला सिस्टम। ये कब लगाया गया था? 1769 से 1770 तक था। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? वारेन हास्टिंग, वारेन हास्टिंग के द्वारा लगाया गया था। ये कौन था? गवर्नर ऑफ बंगाल था ये, ना। यहाँ पे ओनरशिप किसको मिलती थी? जो लार्जेस्ट बिडर हुआ करता था लैंड का, जिस जो सबसे ज्यादा बिड करता था लैंड का, उसको ओनरशिप मिलती थी। ओनरशिप मतलब जो टैक्सेस कलेक्ट करके लाके ब्रिटिशर्स को दे, वो है ओनरशिप। फिर आया तुम्हारा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कब, सॉरी, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लगाई गई थी? पहले तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था परमानेंट सेटलमेंट? किसके द्वारा? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ने लगाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसकी रिकमेंडेशन से? जॉन शो, जॉन शोर की रिकमेंडेशन से लगाया था इसने, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था? जमींदार ओनर्स हुआ करते थे, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे। इसका मैं ये बता देता हूँ। 10/11% जाता था ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है, और 1/10% जाता था पेजेंट्स एंड जमींदार के पास। ये जो चीज के वजह से ना लार्ज स्केल फेमीन हो गया था इस टाइम पे पेजेंट्स के अंदर, ठीक है, खाने को नहीं मिलता था इनको, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पे लगा था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये सब, ठीक है। इसके अंदर एक लॉ हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं सनसेट लॉ। अगर
इसका मतलब ये था कि अगर टाइम के अंदर मतलब टैक्सेस नहीं मिलते तो तुम्हारी ज़मीन हड़प ली जाएगी, ठीक है। तुम्हारा तुम्हारा जो ज़मीन है ना, लैंड, वो ले लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। जिसको बोलते थे हम सनसेट लॉ, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं। और एक तीसरा था जिसको हम बोलते थे रोहितवाड़ी। रोहितवाड़ी ये किसके किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था थॉमस मुनरो। मुनरो किसकी रिकमेंडेशन से? अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड की रिकमेंडेशन से, ठीक है। ये ना 51% ऑफ इंडिया के अंदर लगा था, ठीक है। मोस्टली सदर्न। पहला कहाँ लगा था? ये मद्रास में। और ये जो था ना, ये कहाँ गया? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट तुम बोल सकते हो 21 से लेकर 29% ऑफ इंडिया के अंदर लगा था, ठीक है। रोहितवाड़ी सिस्टम, इसके अंदर ओनर कौन था? इसके अंदर ओनर किसको बनाया गया था रोहितवाड़ी सिस्टम के अंदर? किसान को, फार्मर को, पेजेंट फार्मर, ठीक है। वो ओनर हुआ, मतलब हर एक किसान अपना टैक्स कलेक्ट करेगा, ब्रिटिशर्स को लाके देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मद्रास में पहली बार लगा था ये। और एक लास्ट है, चौथा, जिसे हम कहते हैं महलवाड़ी। एंड हाँ, इसका ईयर याद रख लो रोहितवाड़ी का। रोहितवाड़ी का तुम्हारा ईयर हो जाएगा 1820 से लेके 27 तक, ठीक है। इन चारों में से ना, अगर मतलब चारों ही तो खराब थे, मतलब बहुत खराब टैक्स सिस्टम था, बट उन खराब में से थोड़ा सा अगर अच्छा कुछ था, वो था रोहितवाड़ी। 51% में लगा था, एंड उस टाइम के लिए, उस टाइम के हिसाब से इट वाज अ सक्सेस फॉर देम, ठीक है। महलवाड़ी, महलवाड़ी में टैक्स कौन कलेक्ट करता था? विलेज, पूरा गांव कलेक्ट करके लेगा टैक्स एंड ब्रिटिशर्स को देगा। महलवाड़ी किसने लगाई थी? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी या फिर विलियम बेंटिक, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। दोनों नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो वो देता है ना, बोथ 1 and 2, वन ओनली टू, वैसा आएगा, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी एंड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये लगा था तुम्हारा 30% ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। ये मोस्टली नॉर्थ में प्रिवेलेंट था, जैसे कि तुम्हारा हो गया यूपी, एमपी, ठीक है, पंजाब, यहाँ पे प्रिवेलेंट था ये, ठीक है। 1822, ईयर कौन सा था इसका? 1822, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ट्रीटी ऑफ सलाबाई was signed between which two entities? तो पढ़ के आ चुके हैं सर हम, मराठास, है ना, मराठास एंड ब्रिटिश, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार पढ़ के आ चुके हैं हम, है ना। ब्रिटिश एंड मैसूर, मैसूर, एंग्लो मैसूर वार 4 हुई है हमारी, ठीक है। चलो, इसका तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर लो, इसके बारे में तो सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस आंसर मार्क करो। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था शायद, है ना। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी देख लेना भाई तुम। कैसा लगा बताना मेरे को। फर्स्ट, मतलब इससे पहले कभी पढ़ा है नहीं मैंने, ये मेरा फर्स्ट क्लास था। बताना कैसा लगा। आई नो, मतलब बहुत इंप्रूवमेंट्स होने, हैंड राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, मेरे को पता है, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी, एंड ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की जाएगी इसमें। एंड बताना कैसा लगा तुमको क्लास, ज़रूर। एंड देख लेना बाकी भाई, सब्सक्राइब वब्सक्राइब का करना है नहीं करना है देख लेना। एंड मैं बाकी में बताया था, तुम्हारे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आजकल, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर्स का फेवरेट बन चुका है। जैसे क्वेश्चन दे देता है, 4-5 स्टेटमेंट दे देता है, एंड नीचे ऑप्शन दे देता है ए बी सी, ओनली ए ओनली बी ओनली सी। तो इसके मैराथन्स आएंगे, ठीक है, मोस्ट मतलब ज़्यादातर इसके मैराथन्स आएंगे। एंड तुम्हारा वो जो असर्शन रीजन वाला भी आएंगे, ठीक है। एंड मैच द फॉलोइंग, ये सब। एंड मोस्टली ना हम आइदर देखो, अगर हम वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया जाएगा। एंड अगर हम स्टेटमेंट बेस्ड करा रहे हैं ना, तो वो उस एग्जाम के लेवल के हिसाब से कराएंगे, ताकि तुम प्रिपेयर रह सको एग्जाम के लिए, उस पैटर्न का, उस हिसाब से मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के हम करेंगे, ठीक है। तो इसके मैराथन्स आएंगे इस चैनल में, ठीक है। इस चैनल में सिर्फ हम जीएस ही पढ़ेंगे, नो करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत चैनल्स है पढ़ने के लिए, बट हाँ, इस चैनल में हम सिर्फ जीएस, जनरल स्टडीज या फिर जनरल नॉलेज पे फोकस करेंगे। हिस्ट्री हो गया तुम्हारा, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया,
एंड और क्या रह गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हाँ इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे इधर। ठीक है, आराम से शांति से देख लेना बाकी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली भाई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर थोड़ा मैं, पहला क्लास है, ठीक है, इम्प्रोवाइज होगा विथ टाइम, ज़रूर होगा। एंड इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी क्लास कैसा लगा बताना मेरे को। ठीक है, एंड आगे मैराथन्स आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड, असेस रीजन, मैच द फॉलोइंग, वन लाइनर्स, फैक्चुअल क्वेश्चंस। थोड़ा हम मतलब वो जो होता है ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे ये रखने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैराथन में मिलते हैं। ठीक है।